Hello everyone. So today I am going to discuss polarization of polar molecules and non-polar molecules in uniform electric field. In the previous lecture we have studied dielectric, introduction of the dielectrics, जहाँ पे हमने देखा था बेसिक डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक की, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड देन टाइप्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पे हमने पोलार मोलिक्यूल्स और नॉन पोलार मोलिक्यूल को डिफाइन किया था. पोलार मोलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे जिसके अंदर परमानेंटली डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं. जबकि नॉन पोलर की बात करेंगे तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स को इंसाइडेड रहते हैं. तो ये दो मेन डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स है. तो आज उसी दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक की इफेक्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में. तो पहला 1 बाय 1 वो दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी दो टॉपिक के बेसिस पे एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो पहले हम लोग इफेक्ट स्टडी करेंगे पोलार मोलिक्यूल्स के लिए. तो फर्स्ट वन, पोलराइजेशन ऑफ पोलार मोलिक्यूल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलार मोलिक्यूल्स में कौन से चेंजेस हो सकते हैं. तो सबसे पहली चीज, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं होगी उस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट का क्या होगा पोलार मोलिक्यूल्स के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज जीरो. जैसे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो थर्मल एजिटेशन की वजह से सारे डाइपोल मोमेंट ऐसे अरेंज हो गए रैंडम डायरेक्शन में कि उनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो. अब नेक्स्ट, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहली चीज होगी अलाइनमेंट. उस अलाइनमेंट का हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो सारे डाइपोल मोमेंट का, सारे डाइपोल्स का अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. जो हम लोग फील्ड जो जिस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा. सो सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड the individual dipole moments tend to align with the field. मतलब फील्ड के डायरेक्शन में उसका अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा. When summed over all the molecules, there is then a net dipole moment in the direction of the external field. It means the dielectric is polarized. और फाइनली एक सिचुएशन में हम लोग देखेंगे तो सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. तो उस कंडीशन में बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द पोलार मोलिक्यूल्स, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होके वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया. इसका मतलब उसका नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. तब उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये पोलार मोलिक्यूल अब टोटली पोलराइज्ड हो गया. इसका मतलब जब फील्ड नहीं थी तब सारे डाइपोल की जो डायरेक्शन थी, अलाइनमेंट था, वो रैंडम डायरेक्शन था. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की तो सारे डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गया. तो इसी दो का डिफरेंस मतलब बोलेंगे पोलराइजेशन. तो जब एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब पोलार मोलिक्यूल पोलराइज हो गया, मतलब सारे डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए. अब ये पोलराइजेशन पोलार मोलिक्यूल्स के लिए कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर्स. टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा. तो पहला फैक्टर जो हमने स्टडी किया था, जब भी कोई डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को हमने दो अलग अलग मेथड से डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो आपको पता होगा, आपने ये स्टडी किया है. तो पहला फैक्टर क्या रहेगा, द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डाइपोल्स विद द फील्ड. मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या ट्राई करेगी, उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की ट्राई करेगी. अगर उसी कंडीशन में कोई टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया तो उस टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो भी सकता है. तो ये सेकेंड फैक्टर हो गया जो पहले फैक्टर से अपोजिट है. तो सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, एंड थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट. तो इसीलिए मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक का जब टाइप्स दिखाया था उसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे थे हमने कैरेक्टरिस्टिक में, तब मैंने बताया था आपको कि पोलार मोलिक्यूल्स का पोलराइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. तो इसीलिए ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट पॉइंट में हमने दो अपोजिट फैक्टर्स देखे.
पहला फैक्टर क्या रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर मोलिक्यूल्स को प्लेस करेंगे तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक ही ट्राई रहेगा कि उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। बट अगर उस कंडीशन में कोई थर्मल एनर्जी इफेक्ट की तो उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो एक का ट्राई रहेगा उसको अलाइन करना और दूसरे का ट्राई रहेगा उसको डिस्टर्ब करना। तो इसीलिए ये दो अपोजिट फैक्टर्स, और इसीलिए ये डायग्राम भी बनाए हमने जब E इज इक्वल टू 0 और E नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब E इज इक्वल टू 0 मतलब कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उस डायरेक्शन में आपने अलाइनमेंट देखा तो ये पूरा रैंडम है और नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इसका 0। जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो आपको दिखेगा सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो ये हो गया पोलराइजेशन फॉर दी पोलर मोलिक्यूल्स। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की ये स्पेशली पोलर मोलिक्यूल्स के लिए ही था। अब जब नॉन पोलर मोलिक्यूल हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी एक इफेक्ट दिखेगा हमें, वो इफेक्ट इसके बाद में हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। In an external electric field, the positive and negative charges of a non-polar molecules are displaced in opposite direction। मतलब ये हमें E इज इक्वल टू 0 की कंडीशन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने नॉन पोलर मोलिक्यूल को प्लेस नहीं किया, मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। उस कंडीशन में नॉन पोलर मोलिक्यूल्स का अलाइनमेंट देखिए आप। नॉन पोलर मोलिक्यूल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही सेंटर रहेगा। तो सारे नॉन पोलर मोलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइनमेंट है E इज इक्वल टू 0 वाले सिचुएशन में। जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी +2 माइनस। तो ये जो प्लस रहेगा इसी माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये जो माइनस है वो अट्रैक्ट करेगा प्लस को। इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये नॉन पोलर मोलिक्यूल पोलर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और एक फील्ड जो हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने प्रोवाइड की बाहर से, तब हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि सारे डाइपोल जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के थे, मतलब जो भी ये डाइपोल तो बोल ही नहीं सकते हम लोग। पहली चीज ये नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के लिए है डाइपोल मोमेंट, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर तो कोइंसाइडेड है। बट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब ये डाइपोल का प्रोसीजर होगा, पोलराइजेशन होगा, तब देखेगा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये माइनस और प्लस सारे सेंटर सेपरेट हो गए। मतलब यहां से हम लोग ऐसा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि नॉन पोलर मोलिक्यूल का पोलर मोलिक्यूल में ट्रांजिशन हो गया। मतलब ये ट्रांसमिशन डायरेक्टली हो सकता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो ये पोलराइजेशन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब पोलर मोलिक्यूल्स में हमने स्टडी किया तो पोलर मोलिक्यूल्स तो ऑलरेडी पोलराइज्ड, मतलब ऑलरेडी उनके पास तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता ही है, जबकि नॉन पोलर मोलिक्यूल में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो इसमें एक बेनिफिट रहेगा कि नॉन पोलर मोलिक्यूल टोटली पोलर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पोलराइजेशन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में आपको दिखेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ द मोलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। द नॉन पोलर मोलिक्यूल thus develops an induced dipole moment. The dielectric is said to be polarized by the external field. और फाइनली हम लोग बोलेंगे कि नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, बिकॉज नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के पास कोई डाइपोल नहीं होती, उसके तो पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर्स कोइंसाइड रहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर एक डाइपोल जनरेट होना, मतलब इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी इंडक्शन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। सो ये मेन डिफरेंस रहेगा पोलर मोलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो दोनों का बिहेवियर भी डिफरेंट है। अब एक डेफिनेशन है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, substances for which this assumption is true are called linear isotropic dielectric। मतलब नॉन पोलर मोलिक्यूल में जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया हमने, तो पता चला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंजेस होगा वैसे वैसे पोलराइजेशन में भी चेंजेस हो सकता है। मतलब हमने पहली बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी सपोज E1,
तो वहां पे हमने देखा कि 60% पोलराइजेशन हो गया, मतलब 60% मोलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर्स सेपरेट हो चुके, मतलब पोलराइजेशन 60% जितना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हमने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जो इससे भी स्ट्रांग थी, तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया 80% जितना पोलराइजेशन हो गया, मतलब 80% मोलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे जिसके पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज के सेंटर्स सेपरेटेड हो गए। तो धीरे धीरे हमने ये चीज ऐसे नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने एक स्टेटमेंट बना लिया कि जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स को रखेंगे, अगर उसकी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट होगी। तो इस अजम्पशन ये जो अजम्पशन हमने लिया वो जो भी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के लिए लागू होगा उसी डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे हम लोग लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के लिए। अब दोनों में आपको डिफरेंस पता चला होगा कि जब भी पोलर मोलिक्यूल्स को हम लोग प्लेस करेंगे तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, और जब भी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स को हम लोग प्लेस करेंगे तब क्या चेंजेस होंगे। तो दोनों में एक चीज आपको याद रखनी है कि पोलर मोलिक्यूल्स मतलब जिसके पास परमानेंटली डाइपोल मोमेंट्स है, बट इन द एब्सेंस ऑफ द फील्ड वो डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट ऐसे होगा कि उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। और जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो सारे डाइपोल का अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, और वो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तब बोलेंगे कि हम ये वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। और नेक्स्ट जब नॉन पोलर की बात करेंगे तो नॉन पोलर में तो पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज जो सेंटर्स है वो कोइंसाइडेड है, तो वहां पे हमारे पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। जैसे फील्ड प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे पॉजिटिव नेगेटिव की जो सेंटर्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमने ऑब्जर्वेशन लिया कि सारे नॉन पोलर मोलिक्यूल्स वो पोलर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहां से स्टेटमेंट मिला कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इसी के बेसिस पे हमने एक डेफिनेशन भी लिखी यहाँ पे, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए पोलराइजेशन के। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको शायद एग्जाम में आ भी सकता है, तो ये थर्ड क्वेश्चन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। हाउ डज द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट, मतलब कोई भी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है वो एक्सटर्नल फील्ड को कैसे मॉडिफाई कर सकता है। तो पहले तो ये डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे हम। ये एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब बनाया है जिसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया। जैसे एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये माइनस प्लस, मतलब ये सेंटर्स तो सेपरेटेड रहेंगे। तो और दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व की कि ये जो जितनी भी डाइपोल मोमेंट्स है वो सारे डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ही डायरेक्शन में ये अलाइन हो गई। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया कि एक साइड जो हमारा दिखेगा ये पूरा नेगेटिव, तो इसको हमने दिया है माइनस सिग्मा पी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और दूसरा एंड जैसे हमने ऑब्जर्व किया तो ये रहेगा पूरा पॉजिटिव, तो इसको हमने सिंबल दिया प्लस सिग्मा पी, मतलब पोलराइज्ड है ये और ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, और ये भी पोलराइज्ड है बट ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी मतलब कितने चार्जेस पोलराइज होंगे, मतलब कितनी डाइपोल पोलराइज होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने लास्ट थियोरी में लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक स्टडी किया जहां पे हमें पता चलेगा कि पोलराइजेशन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। जितनी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे। व्हेन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, a dielectric develops a net dipole moment. The dipole moment per unit volume is called polarization and is denoted by capital P. तो ये डेफिनेशन हो गई पोलराइजेशन की। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जितनी भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोलेंगे पोलराइजेशन।
और वो पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देयरफॉर P इज इक्वल टू काई E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काई E या जाई E आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन इसके लिए यूज कर सकते हो। ये तो काई E जो है इसको बोलेंगे हम लोग ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, वो एबिलिटी दिखाएगा कोई भी डाई इलेक्ट्रिक की कि वो कितना जल्दी पोलराइज हो सकता है। ससेप्टिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कि वो कितना जल्दी पोलराइज हो पाएगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जाई ई कोई भी मटेरियल के लिए, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed in a uniform electric field E naught parallel to two of its faces as shown in the figure। ये दो अलग अलग फेसेस हमने लिए और ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया जिसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। द फील्ड कॉजेज अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जैसे ये फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे हम लोग तो ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि सारे डाइपोल का अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अलाइन हो जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन ऐसे देखा हमने कि एक साइड पूरा नेगेटिव और एक एंड पूरा पॉजिटिव। तो इसको हमने नाम दे दिया माइनस सिग्मा P, मतलब नेगेटिव पोलराइज चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। Every volume element delta V of the slab has a dipole moment P delta V in the direction of the field। मतलब हमने जो डेफिनेशन देखी पोलराइजेशन P which is equal to net dipole moment per unit वॉल्यूम। तो कोई भी डेल्टा V वॉल्यूम के लिए डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू कैपिटल P डेल्टा V। मतलब इतने वॉल्यूम एलिमेंट में, स्मॉल डेल्टा V वॉल्यूम एलिमेंट में कितनी डाइपोल हो जाएगी उसका कैलकुलेशन। तो ये जो डेल्टा V होगा, सपोज कर लिया हमने एक छोटा यहां से एक स्लैब, तो ये स्मॉल डेल्टा V एलिमेंट हो गया। अब इसी एलिमेंट में कितनी डाइपोल मोमेंट होगी उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल डाइपोल मोमेंट इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा, P डेल्टा V। अब ये जो डेल्टा V वॉल्यूम एलिमेंट है वो बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, बट उसके अंदर चार्जेस, उसके अंदर डाइपोल्स बहुत ज्यादा होंगी, और उस डाइपोल का एक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि कोई भी डाइपोल के लिए टोटल चार्ज कितना होगा, 0। सो द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V ऑफ द स्लैब इज वेरी स्मॉल but contains a very large number of molecular dipoles. It has no net charge. Net charge कितना होगा, 0, because dipole है प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। बट हैज नेट डाइपोल मोमेंट, बट उसके पास कोई ना कोई एक नेट डाइपोल मोमेंट रहेगी। तो ऐसे ही हमने पूरे स्लैब को अगर डेल्टा V एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सारे डेल्टा V एलिमेंट के पास नेट डाइपोल मोमेंट रहेगी बट नेट चार्ज नहीं होगा। उस नेट डाइपोल मोमेंट का हमने ऑब्जर्वेशन लिया तब पता चलेगा कि ये जो प्लस है ये एक माइनस, तो ये एक डाइपोल हो गया, ये प्लस एक ये माइनस, ये भी एक डाइपोल हो गया। तो सारे डेल्टा V वॉल्यूम के लिए हमने ऑब्जर्वेशन लिया, तब पता चलेगा कि इसका एक एंड जो रहेगा वो ऑलवेज माइनस रहेगा और दूसरा एंड रहेगा वो ऑलवेज प्लस। मतलब प्लस के नजदीक में ये एक माइनस रहेगा, ये दूसरे प्लस के नजदीक में ये दूसरा माइनस रहेगा। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन डाइपोल सिट्स क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एडजेसेंट डाइपोल इन रेक्टेंगुलर स्लैब। मतलब एक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे डाइपोल के नेगेटिव से क्लोज रहेगा, एक डाइपोल का पॉजिटिव दूसरे डाइपोल के नेगेटिव से क्लोज रहेगा। ऐसे ही हमने इसका एक पेयर बना दी। जैसे ही पूरे डेल्टा V वॉल्यूम को सारे डेल्टा V वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन किया तो फाइनली पता चलेगा कि एक एंड इसका रहेगा नेगेटिव और एक एंड रहेगा पॉजिटिव। तो ऐसे ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी +2 माइनस अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी चीज को हमने यूज किया है कैपेसिटर में। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, तब ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसी प्लेट के ऊपर, उसी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन जैसे स्टार्ट होगा तो उसका एक एंड हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा एंड हो जाएगा पॉजिटिव।
मतलब इंड्यूस्ड चार्ज रहेगा एक साइड नेगेटिव और दूसरे साइड इंड्यूस्ड चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो ये एक इफेक्ट जो हमने स्टडी की डाई इलेक्ट्रिक की, कि जब भी वो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तो वो एक्सटर्नल फील्ड को कितना इफेक्ट कर सकता है। तो ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। बट हमें पता है कि कोई भी डाई इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो एक्सटर्नल फील्ड को टोटली कैंसिल आउट कर पाए। जो चीज हमने कंडक्टर में ऑब्जर्व की थी, कंडक्टर में यही होता है कि जैसे जैसे ये अंदर फील्ड का जनरेशन स्टार्ट होगा तो अंदर की फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी वो बाहर की फील्ड को कैंसिल आउट कर पाएगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक होती है कंडक्टर के लिए। बट यहाँ पे हमने डाई इलेक्ट्रिक स्टडी किया तो डाई इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड को धीरे 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 ये अपोज करना स्टार्ट कर देगी और एक पॉइंट तक वो उसको अपोज करेगी, बट टोटली जीरो नहीं कर पाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम के लिए, हाउ डज द पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बिकॉज ये एग्जाम में शायद आ भी सकता है आपको। डायग्राम नीट एंड क्लीन और सारे चीज यहाँ पे आपको दिखानी है। माइनस सिग्मा पी क्या है, प्लस सिग्मा पी क्या है। ओके डन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स। थैंक यू।